डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सैनी, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के सेकंड प्रश्न पत्र वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बारे में जानेंगे। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, ये जानने से हमें पहले वित्तीय विवरण का अर्थ समझना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वित्तीय विवरण के बारे में। वित्तीय विवरण किसी व्यापारिक संस्था के चिट्ठे और लाभ हानि खाते जो कि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष खत्म होने पर तैयार होते हैं, उनसे उनका अर्थ लगाया जाता है और साथ में उनकी अनुसूचियाँ और अन्य विवरणों से उनका अर्थ लगाया जाता है। अब इनके विश्लेषण का अर्थ समझेंगे। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है कि जो हमारे वित्तीय विवरण हैं उनका आपस में संबंध, उनकी जो माध्यम होते हैं उनको आपस में इस तरह से उनमें संबंध स्थापित करते हैं ताकि कुछ नई सूचनाएं निकल के आएँ और वे सूचनाएं व्यवसाय के लिए लाभदायक हों, जिनसे कि प्रबंधक, जो मैनेजर्स हैं या जो कंपनी के लेनदार हैं या जो व्यवसाय में अन्य हित रखने वाले आंतरिक और जो बाह्य पक्षकार होते हैं वो सभी अपने अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। तो ये वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक कला और विज्ञान है जिसके द्वारा उनमें दिए गए अंकों के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि उससे एक व्यवसाय की वित्तीय सामर्थ्य या उसकी कमजोरी का पता चल सके, यानी किसी व्यवसाय की कमजोरी और उसकी जो वित्तीय समर्थता है, उसकी स्ट्रेंथ या ताकत, उसका पता चल सके। अब हम एक इसकी परिभाषा देखेंगे। स्पाइसर एंड पेगलर ने दी है, एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स में बी एज डिफाइंड, यानी एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया जा सकता है एज द आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस के रूप में, ऑफ ट्रांसलेटिंग देयर फिगर्स, यानी इनकी जो फिगर्स हैं उनको ट्रांसलेट करने में, इन सच ए वे, यानी इस तरीके से, एज टू रिवील देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकि संस्था की स्ट्रेंथ और वीकनेस रिवेल हो सके, यानी प्रदर्शित हो सके, ऑफ ए बिजनेस एंड द कॉजेज विच कंट्रीब्यूट देयर इन, और उन कारणों को पता चल सके जो कि स्ट्रेंथ दे रहे हैं या वीकनेस दे रहे हैं। स्पाइसर एंड पेगलर ने परिभाषा दी है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण चिट्ठे और लाभ हानि खाता तथा कोष विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी अन्य जो साथ में अनुसूचियाँ होती हैं और अन्य जो विवरण होते हैं उनकी आपसी मदों में इस प्रकार से आपसी संबंधों के द्वारा ऐसी सूचनाएं निकाल के लाना है जो कि प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक आदि पक्षकारों को निर्णय लेने में मदद कर सके। आइए अब हम देखते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की टेक्निक्स, कौन कौन सी तकनीक हैं जिनसे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जा सकता है। उसकी 7 तकनीकें हैं। सबसे पहले है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कॉम्पेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है समानाकारी वित्तीय विवरण। तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा है अनुपात विश्लेषण या ट्रेंड एनालिसिस। पांचवा है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और छठा है रोकड़ प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण। और सातवां है ब्रेक इवन एनालिसिस। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 3 तक की जो टेक्निक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम तुलनात्मक वित्तीय विवरण के बारे में। तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तुलना करना। तो इस प्रकार की जो वित्तीय
विश्लेषण होता है उसमें दो या दो से अधिक जो वित्तीय वर्ष होते हैं उनके जो वित्तीय विवरण होते हैं उनकी आपस में तुलना की जाती है और उससे जो विश्लेषण निकल के आता है उसको तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक क्रमागत वर्षों की मदों की तुलना की जाती है, यानी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है उनकी मदों की लगातार एक या दो वर्ष के लिए तुलना की जाती है और इसमें किसी एक मद को पहले आधार माना जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स है तो फिक्स असेट्स को लगातार 2 वर्षों तक की मदों की तुलना की जाती है, 2 या 3 से अधिक वर्षों के लिए भी तुलना की जा सकती है और तो उसमें फिक्स असेट्स में कितना फ़र्क आया तुलना करने पे पता चलता है हमें। तो इसे तैयार करते समय पिछले वर्ष को आधार माना जाता है और चालू वर्ष को जिसकी हम तुलना कर सकते हैं पिछले वर्ष से चालू वर्ष की। ये दो प्रकार का होता है। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण दो प्रकार का होता है। पहला है तुलनात्मक चिट्ठा और दूसरा होता है तुलनात्मक आय विवरण। अब इससे हम यहाँ पर एक इस बैलेंस शीट में देख सकते हैं, ये कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट है जिसमें तुलना की गई है 2015-16 और 2016-17 2 वर्षों के आंकड़े हमें दिए हुए हैं और इसमें ये बैलेंस शीट है। इसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें देखते हैं 90,90,000 रुपये लायबिलिटीज है टोटल और इसकी 16-17 का 1,11,000 टोटल लायबिलिटीज है। तो शेयर कैपिटल की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि दोनों वर्षों में सेम ही है तो इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। और फिर है सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2015-16 में 20,000 था, 2016-17 में 41,000 हो गया तो इसमें प्लस 21,000 रुपये का चेंजेज आया तो एब्सोल्यूट चेंज हो गया 21,000, तुलना करने पे 21,000 की इसमें वृद्धि पाई गई है। और इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये 105% बढ़ा है, यानी 2015-16 में 20,000 था और ये हो गया 16-17 में 41,000 तो 20,000 की तुलना में 41,000 है वह 105% बढ़ गया है। मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12,000 से 10,000 हो गया, ये माइनस का 2,000 हो गया है और फिर करंट लायबिलिटीज 8,000 से हो गई हैं 10,000 तो इसमें प्लस 2,000 का वृद्धि हो गई है। ये थी कॉम्परेटिव बैलेंस शीट जिसमें 2 वर्षों के एक ही मद की लगातार 2 या 3 वर्षों के लिए तुलना की जाती है। अब हम देखेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें रिजर्व फ्रॉम ऑपरेशन ये 2,40,000 का था, ये 3 लाख का हो गया तो इसमें 60,000 की वृद्धि हो गई और ये 25% बढ़ गया, यानी 2,40,000 की तुलना में 3 लाख 25% अधिक है तो इसको परसेंटेज में 25% दिखाएंगे। इस प्रकार अन्य मदों को हम देख सकते हैं। उसके बाद में है समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण क्या है कि इसमें जो वित्तीय विवरण हमें दिया होता है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका टोटल होता है, बैलेंस शीट का टोटल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल होता है। टोटल होता है उसको 100 मान लिया जाता है और 100 मानकर बाकी जो मदें होती हैं टोटल की तुलना में उनका प्रतिशत निकाला जाता है। तो ऐसे विवरण को समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रतिशत विश्लेषण भी है क्योंकि इसमें सभी मदों का टोटल की तुलना में प्रतिशत ज्ञात किया जाता है तो इसको प्रतिशत विश्लेषण कहा जाता है। ये विश्लेषण लंबवताकार होता है, वर्टिकल होता है क्योंकि ये कॉलम के रूप में सभी मदें दिखाई जाती हैं, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है तो उसको एक स्तंभ के रूप में प्रदर्शित होती हैं संख्याएं स्तंभ के रूप में, तो ये वर्टिकल विश्लेषण होता है। ये दो प्रकार का होता है, समानाकार चिट्ठा और दूसरा समानाकार आय विवरण या लाभानी खाता। अब हम इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं।
ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है जो 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रही है। इसमें टोटल है लायबिलिटी साइड का 10 लाख रुपए और एसेट साइड का भी 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने जो टोटल एक साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल 10 लाख उसको 100 मान लिया है। अब हम जो प्रत्येक मद है टोटल की तुलना में इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अंटिल लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इन सभी की तुलना 10 लाख से करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की है, ये 10 लाख का 30% है। तो 10 लाख को हमने 100 मान लिया, तो 3 लाख को हम 30 मानेंगे, यानी 30%। 10 लाख का 3 लाख 30% हो गया, तो 100 का भी 30% हो गया। टोटल 100 है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख है, तो 100 की तुलना में ये भी 30% हो गई। और इसी प्रकार जैसे अन्य अन्य चीज़ों के भी प्रतिशत हम निकाल लेते हैं सभी का, और जिनका टोटल करने पे टोटल 100 आता है। इसमें टोटल को 100 मान के गणना की जाती है। इसी प्रकार असेट्स है, असेट्स के टोटल 10 लाख है, जिसमें फिक्स असेट 3,75,000 है। तो ये भी 10 लाख की तुलना में 37.5% है। टोटल 100 है तो इसका फिक्स असेट 37.5 है, यानी 100 में से 37.5% फिक्स असेट्स हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 12.5% है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये 1 लाख है 10 लाख में से, तो ये भी 10% है। तो ये हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये 1% के रूप में प्रदर्शित होता है सभी मदें, और वर्टिकल प्राप्त होती हैं। अब इसी प्रकार जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, इसमें 2 सालों का दे रखा है, 16-17 और 15-16 का। तो यहाँ पे टोटल है, टोटल रेवेन्यू 9 लाख दिखाई है, तो 9 लाख को हम यहाँ पे 100 मान सकते हैं 16-17 के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये ऊपर क्वेश्चन है और नीचे इसका सॉल्यूशन है। तो 9 लाख में से ये 4,30,000 रुपया फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो कॉस्ट आई है वो 4,30,000 की है। तो ये 9 लाख की तुलना में 47.8% हो गई। और जो इंटरेस्ट 34,000 है 9,30,000 में से 34,000, इसकी तुलना में ये हो गया 3.78%। और टोटल हम देखते हैं कि ये 6,08,000 रुपये हो गया टोटल एक्सपेंसेस। 9 लाख की तुलना में 6,08,000 होता है 67.56%। और ये अंत में 2,04,000 रुपये प्रॉफिट है 9 लाख में से। तो ये 9 लाख का कितना प्रतिशत हो गया, 22.71% हो गया। और ऐसा ही अगले वर्ष के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया समान आकार वित्तीय विवरण। और अब है प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? समानाकार वित्तीय विवरण जो है, और ये जो प्रवृत्ति तुलनात्मक वित्तीय विवरण है, इसमें हम 2 वर्षों या 3 वर्षों की तुलना करते हैं, परंतु उससे किसी व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता, क्योंकि एक बहुत कम अवधि होती है। तो बहुत कम अवधि के आंकड़ों से पता नहीं चलता तो कि हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है या बहुत कमज़ोर है। तो इसके लिए एक उपाय निकाला गया है जिसको प्रवृत्ति विश्लेषण नाम दिया गया है। प्रवृत्ति विश्लेषण में व्यवसाय के किसी एक मद को आधार मानकर उसकी लगातार 5 या 10 वर्षों तक के आंकड़े इकट्ठे करके और उनकी प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है, जिसमें शुरुआत के वर्ष को आधार मान लेते हैं और अगले वर्षों के लिए उसकी तुलना करते हैं। तो इस प्रकार के विश्लेषण को प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है, जिससे किसी भी लंबे समय तक किसी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 2011 से लेकर 17 तक दी हुई है, प्रत्येक वर्ष के अलग अलग मद है। तो ये किसी वर्ष में 20 थी, अगले वर्ष 25 हो गई, फिर 30 हो गई, 28 हो गई, ऐसे लास्ट तक 26 हो गई। तो इसमें एब्सोल्यूट चेंज देखेंगे, चेंज इन एब्सोल्यूट डाटा। तो शुरुआत में कोई चेंज नहीं है, अगले 12 में 25,000 हो गई, तो 12 की तुलना में 5,000 रुपये बढ़ गई। फिर अगले साल हो गई 30,000, तो ये 12 की तुलना में 13 में भी फिर प्लस 5,000 हो गई, यानी
25 से 30 हो गई, इसका मतलब +5000 हो गई। फिर 14 में हो गई 28,000, यानी 30 की तुलना में 2000 कम हो गई तो -2000। फिर अगले साल हो गई 27,000, यानी 28,000 से घट के 27,000, तो फिर -1000 इसका चेंजेज हो गया। और फिर हो गई 2016 में हो गई 29,000, यानी 27,000 से 29,000 हो गई, तो ये +2000 हो गई। और फिर 2017 में हो गई 26,000, तो ये भी -3,000 हो गई। एक तरीका तो ये है इसको प्रवृत्ति विश्लेषण करने का, जिसमें अगले वर्ष से चेंज देखा जाता है, फिर उससे अगले वर्ष में चेंज देखा जाता है। और फिर ये दूसरा तरीका है चेन बेस्ड, यानी श्रृंखला आधारित निर्देशांक सूची तैयार की जाती है, जिससे भी हमें पता चलता है कि किसी मद में कितना परिवर्तन आया। 2016 से 17 जो अभी पहले हमने देखा वही उदाहरण हमारे पास फिर दोबारा है। 20, 25, 30, 28, 27, 29, 26, इस तरह से इन्वेंट्री प्रति वर्ष चेंजेस होती जा रही है। तो ये चेन इंडेक्स तैयार करेंगे, उसमें 2011 का जो इन्वेंट्री है 20,000, उसको हमने आधार माना, उसको 100 मान लिया। फिर अगले साल 12 में ये 20 से बढ़ के 25 हो गई, तो ये 125% बढ़ गई 20,000 की तुलना में। फिर अगले वर्ष हो गई 30,000, तो 25 से बढ़ के 30,000 हो जाना, ये इसमें 25,000 को हमने फिर 100 आधार मान लिया, तो ये 120% हो गई। 125 की तुलना में हो गई 120% बढ़ गई। और फिर हो गई 28,000, 30,000 को हमने यहाँ पे 100 मान के फिर 28,000 पे जाएंगे, तो ये 93.33 हो गई। फिर 15 में हो गई 27,000, तो 14 को हमने 28,000 को 100 मानेंगे, तो 2015 में 27,000 को 96.46 मान लेंगे। और फिर 2016 में हो गया इन्वेंट्री 29,000, तो अब हमें 2015 की जो इन्वेंट्री उसको मानेंगे 100, तो 27,000 वाली जो 2016 में 29,000, इसकी तुलना में 107.41% हो गया। इसी प्रकार ये चेन वेस इंडेक्स हो गया, इसकी कर लेते हैं। दूसरा है रेट ऑफ चेंज के हिसाब से देखते हैं अगले कॉलम में रेट ऑफ चेंज, और इसमें जो चेन बेस इंडेक्स है इसको आधार माना जाता है। शुरुआत वाले को 100 मान लिया, तो अगले जैसे 2011 का जो चेन इंडेक्स है उसका है 100, उसको हमने बेस मान लिया, तो ये बेस हो गया। और फिर 2012 में 125, 100 से हो गया 125, तो इसमें +25% की वृद्धि हो गई। फिर अगले वर्ष हो गया 120, तो इसमें +20 की वृद्धि हो गई। फिर अगले साल हो गया 93.33, तो ये हो गया 100 की तुलना में जो आधार वर्ष 11 है उसके इंडेक्स को 100 मानो, उसी से तुलना हो रही है सभी में, तो ये हो गया 14 में 93.33, यानी 100 की तुलना में -6.66% कम हो गया। फिर 2015 का इंडेक्स है 96.46, ये शुरुआती वर्ष 2011 की तुलना में 3.57% कम हो गया, तो 3.57 हो गया। और फिर 2000 अगला वर्ष है 2016 में 107.41 हो गया चेन वेस इंडेक्स, तो ये 100 की तुलना में कितना रह गया, +7.41 हो गया। तो इस प्रकार हम इससे प्रवृत्ति विश्लेषण का पता लगा लेते हैं कि कितना चेंजेज आ रहा है किसी मद में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।